गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज रवि सर। अगर मैं मेरे प्रोफेशन के बारे में बात करूं तो मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूं। अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बात करूं तो मैंने बीएससी, एमएससी एंड बीएड किया हुआ है। करंटली मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूं और मेरा कोचिंग क्लासेस भी है। आज पॉडकास्ट में हमारे पास शामिल हुए हैं तो मेरे ही स्टूडेंट हितार्थ। इनकी एज के ऊपर मत जाना, इनकी एज बहुत ही आपको कम लग रही होगी, लेकिन इन्होंने जेई क्रैक किया हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी में अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और इन्होंने सोलर के अकॉर्डिंग इन्होंने काफी सारा रिसर्च किया हुआ है। और रॉकेट के रिगार्डिंग इनका नक्षत्र एरोस्पेस करके इनका पूरा टीम वर्क या पूरा एक काम चल रहा है। उनके ये सीईओ है और ये अकेले अराउंडिंग 50+ स्टूडेंट का मतलब लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज उनके साथ पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हेलो इतार, कैसे हो सर? ओके। अभी करंटली अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है इंस्टा पे, यूट्यूब पे कि भाई चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है कि भाई वहां पे ड्राइवरलेस गाड़ी चल रही है और इंडिया में तो अभी हम लोग शुरू भी नहीं कर रहे, ऐसा बोल सकते हैं। इतना ज्यादा मेन पावर है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग के भाई ग्रीन एनर्जी में चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है हमारा? देखो, ग्रीन एनर्जी में बात करें तो अभी चाइना पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली लीड कर रहा है। अभी रिसेंटली जेनजोन ताइवान में चाइना ने सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर दिया है। और अगर आप देखो तो चाइना के डेजर्ट्स में आपको वर्ल्ड के टॉप 3 विंड पावर प्लांट्स और सोलर पावर प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो सोलर पावर प्लांट की मैंने बात की जो जेंगोन में है, इसका इतनी कैपेबिलिटी इसकी इतनी है कि अगर आप इसको अपने फुल पोटेंशियल पे काम कराओ तो ये पूरे नॉर्वे को पावर दे सकता है। नॉर्वे में इनफैक्ट 2.7 मिलियन हाउस होल्डिंग्स है। तो ये मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि चाइना ने इतना बड़ा पावर प्लांट लगा दिया है कि पूरे नॉर्वे को, पूरी कंट्री को मतलब वो पूरा एनर्जी दे देगा, ऐसा? हाँ। और अगर आप देखने जाओ तो चाइना पूरे वर्ल्ड का 64% ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को कंट्रोल करता है। और अगर आप ईवी फील्ड में भी देखने जाओ तो चाइना ने अभी तक 70% जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग है उसको वो कंट्रोल कर रहा था अभी तक, लास्ट 2024 फाइनेंशियल डेटा के अराउंड। ओके, तो आपको क्या लगता है इंडिया अभी बहुत ज्यादा पीछे है, चाइना इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको कम्पीट कर पाएंगे कि चाइना बस आगे ही चला जाएगा कि भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाएगा? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूज में कि ट्रम्प ने चाइना को थोड़ा मतलब टेरिफ का रिगार्डिंग कुछ वो लोग धमकी दे रहे, लेकिन चाइना उनको सामने मतलब वो दे रहा है कि भाई फेमस हम टेरिफ लोग ये दे रहा है। नहीं करेंगे, कि भाई हम लोग मतलब उनके सामने झुकेगा नहीं। इन शॉर्ट में ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि बस चाइना ही कम्पीट करेगा और पूरे वर्ल्ड उसके रिगार्डिंग हो जाएंगे? उसके पास मेन पावर भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो देखो अराउंड ये भी एक बात है। अगर आप मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें मैंने देखा था अगर चाइना अपनी जीडीपी को, जो उसकी जो जीडीपी है अराउंड $70 ट्रिलियन की, अगर उसको वहां पे स्टॉप कर दे, मतलब नो इंक्रीमेंट इन जीडीपी, और जिस रेट से अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो पिछले 37 ईयर्स तक भी इंडिया चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पाएगा अगर दोनों इसी रेट से ग्रो करते रहे तो इंडिया में बहुत सारे चेंज करने की जरूरत है हमें। ठीक है हितार, तो आप हमें ये बताइए कि आपके रिगार्डिंग चाइना इतना आगे कैसे बढ़ गया? अगर हम लोग बात करें तो चाइना और इंडिया मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन अभी चाइना हमसे ऐसा बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स आगे कैसे पहुंच गया? आपको क्या लग रहा है? सो इस चीज का जो आंसर है वो चाइना के रूट्स में छुपा हुआ है। चाइना के इंडिपेंडेंस के भी पहले से अगर मैं देखूं तो उससे कुछ ना कुछ रूट्स वहां से जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो 19th सेंचुरी में चाइना भी एक वेल डेवलप्ड कंट्री था, बट उसके बाद ब्रिटिश और जापान ने वहां पे इन्वेड किया। अब ये जो इनके बीच में जो भी जंग हुई थी, जो जापान और ब्रिटिशर्स जीत गए थे, तो जापान ने वहां पे ताइवान को ओवरटेक कर लिया था और ब्रिटिशर्स ने काफी मेजर पोर्ट्स उनके ओवरटेक कर लिए थे जिनके उनके ट्रेड्स बहुत कम हो गए थे। अब वो लोग डायरेक्ट वहां पे अपना रूल सेटअप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां पे असीम, जो ओफियम बोलते हैं, उसकी वहां पे खेती चालू कर दी। और उसकी वजह से वहां पे जो भी लोग थे वो उसके नशे में ही डूबने लगे और उसके बाद चाइना की बर्बादी शुरू हुई। और इसके रिगार्डिंग एक वॉर भी हुआ था चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसको ओपियम वॉर भी बोलते हैं। ओके। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे चाइना को इंडिपेंडेंस मिला तो वहां पे दो विंग्स खड़ी हो गई, एक द नेशनलिस्ट पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम आज सीसीपी के नाम से भी जानते हैं।
इनमें कुछ वॉर हुई, कोल्ड वॉर हुई, और एंड में हुआ कि चाइना को कंट्रोल करेगी सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन्होंने जो एक अपना एक लीडर खड़ा किया वो था माओ जेंगडोंग। अब माओ जेंगडोंग विजनरी इंसान तो था, बट वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर गलत हो गया। जैसे कि उसने एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोट कर दिया कि एग्रीकल्चर की जितनी भी जो खेती बाड़ी जो भी कर रहे हैं वो सारा सरकार को मिलेगा। तो इससे जो किसान थे वो पूरा दिन सरकार के खेत में मजदूरी करते थे, और सरकार ही डिसाइड करती थी कि किन को कौन सा क्रॉप उगाना है और कितने दाम में सरकार को देना है। और इतना करने के बाद भी उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने घर के पीछे एक छोटी सी भट्टी में कास्टिंग करे, जिससे कि ओहो हो। स्टील प्रोड्यूस हो। तो वो भी बहुत खराब क्वालिटी का स्टील आता था, और उससे जो था क्वालिटी भी डिक्रीज होती थी। और सेकेंडली उनका जो वर्क पावर है वो भी वेस्ट हो जाता था, टाइम वेस्ट होता था, वर्क पावर वेस्ट होता था। तो इसकी वजह से भी चाइना बहुत पीछे होने लगा। अब जब माओ की डेथ हुई उसके बाद एक उभरते हुए एक लीडर बाहर है जिनका नाम था डेंग जाओपिंग। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो ये सिंगापुर गए और बाकी अलग अलग देश में गए। उन्होंने देखा कि ये जो कंट्रीज डेवलप है ये कैसे डेवलप हो रही है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को नोटिस किया और चाइना में आके इम्प्लीमेंट करना चालू किया। जैसे कि उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया कि जैसे कि जिनकी खेती है वही करेंगे, कौन सा क्रॉप उगाना है वो भी वही करेंगे, और इसके बदले में उन्हें सरकार को बहुत ही कम क्वांटिटी में उनको थोड़ा अपना जो भी फार्मिंग है वो प्रोवाइड करना है। और उन्होंने क्या किया कि जो लिबरलाइजेशन है उसको एक्टिवेट कर दिया। इंडिया में ये बहुत बाद में हुआ था। और उन्होंने क्या किया, एजुकेशन पॉलिसीज को इंक्रीज कर दिया। जैसे कि उन्होंने 1980s में ही जो राइट टू एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, जो इंडिया में जाके 2009 में हुआ था। अब उन्होंने जो लिबरलाइजेशन किया इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज चाइना में आई, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये रखी थी कि जो बाहर जिनको लेबर मिल रहे थे उनसे 10 टाइम्स कम दाम पे वो चाइना में उनको मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे थे, और वो भी हाई स्किल वर्कर्स थे। ओके, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि चाइना ने जो पूरे वर्ल्ड को बीट किया सबसे पहले कि उन्होंने किया है कि भाई बहुत बाहर की जो कंपनी है उनको उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाई चाइना में। हाँ, सेकंड, उनका प्लस पॉइंट ये आया कि भाई उनका जो लेबर का जो कॉस्टिंग था वो बहुत अदर कंट्री से बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था। तो मतलब सब कंपनियां इंटरेस्टेड थी कि भाई हम लोग यहाँ पे सेटअप करें, मैन पावर हमें ज्यादा मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह सब सेटअप हो रहा है इसकी वजह से। हाँ। और उसके ओके। बाद उन्होंने जो एक बहुत ही मेन चीज पे फोकस किया था वो था राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन में उन्होंने सबके लिए एजुकेशन को मतलब कंपलसरी कर दिया। कोई भी बच्चा है उसके लिए एजुकेशन बहुत कंपलसरी ही है। और यही फायदा हुआ उनके टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेक्टर में। आज चाइना का R&D नंबर 1 पे चल रहा है। अभी यहाँ पे आप इंडिया की बात करो तो आप अभी एजुकेशन वहां पे बोल रहे हो कि कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो अभी मैंने सुनने में आ रहा है कि यूपी में तो गवर्नमेंट ने 5000 अराउंडिंग स्कूल तो वो लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल क्लोज कर दी है, बंद कर दी है। तो अभी हाँ, इंडिया तो कहाँ से कम्पीट करेगा। एग्जैक्टली exactly। और चाइना में अगर आप देखो तो इंडिया की तरह जो ओल्ड स्कूल सिलेबस है उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। चाइना में बच्चे 5th स्टैंडर्ड से कोडिंग सीख जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने लगते हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ओहो, आप ऐसा बोल रहे हो कि 5th स्टैंडर्ड से कोडिंग सीख रहे हैं यहाँ के बच्चे। अगर मैं एज ए टीचर की बात करूँ तो उनको तो 12 तक, 10th तक या 12 तक तो उनको कोडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। एग्जैक्टली exactly, वही तो बात है। ओके, तो यहाँ पे तो हमारी गवर्नमेंट, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो जब मैंने 10th या 12th की एग्जाम दी थी वही सिलेबस अभी तक करवा रहे हैं। हाँ, और चाइना में सिलेबस हर साल अपग्रेड होता है। इनफैक्ट चाइना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी खड़ी कर रही है, जहाँ पे आप जाके खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो इरिस्पेक्टिव आपकी एज कितनी है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज के लिए कोई एज नहीं होती। अगर आप छोटे हो और आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हो। आप 5th में हो, 6th में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको तो पहले जेई दो, नीट दो। आधे बच्चे तो इसमें ही डूबे रहते हैं कि मेरे को इतना स्कोर करना है, कोई इतना स्कोर करना है, और प्रैक्टिकली वो चीज 0 पे आ जाती है एट देन, क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। आप बस रट रहे हो, और आप रट के मार्क्स ला रहे हो। हाँ वो भी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मैंने कहीं पे R&D रिसर्च सेंटर तो देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को एक ही चीज की ओर प्रमोट किया, आप बस खाली मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। तो मार्क्स से तो फिर इंडिया कहाँ से आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे इंडिया को चाइना से ये चीज सीखनी है कि अपने एजुकेशन पॉलिसीज में कैसे वो चेंज ला सके। एंड सेकेंडली, इंडिया जो इतना टेक रीजन्स पे इतना जो
वर्स्ट काम कर रहा है, इंडिया को वहां भी सुधारना चाहिए। इंडिया आज भले ही स्टार्टअप्स को इतना प्रमोशन दे रहा है, इतना फंडिंग दे रहा है, बट वो शायद स्टार्टअप तक पहुंच ही नहीं रहे। आपको ही पता है कि इंडिया में करप्शन कितना ज्यादा आगे आ रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं अगर गलत नहीं हूं तो कि भाई इंडिया में स्टार्टअप इतने ज्यादा फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके रिगार्डिंग उनको कुछ एजुकेशन है ही नहीं। हम्म। ठीक है, वो लोग डायरेक्ट स्टार्टअप कर रहे हैं लेकिन उसके एजुकेशन रिगार्डिंग मतलब कोई बुक्स नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। तो वो लोग मतलब इतना आईआईटी अगर वो लेवल पूरा अलग है। हम्म। आईआईटीएन अगर स्टार्टअप करे तो वो शायद से सक्सेस होंगे, अगर विथआउट आईआईटीएन कोई है तो वो मेरे ख्याल से सक्सेस होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। एग्जैक्टली यही चीज मैं भी अपने कॉलेज में फेस कर रहा हूँ। अगर मैं आज साइंटिस्ट जो भी मेरे टीम में जो भी लोग हैं, अगर मैं उनको देखूं तो उनका भी काम उतना एफिशिएंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो हर एक की थिंकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। आपको वो चीज ढूंढनी है कि आपको कौन किसी थिंकिंग एबिलिटी के साथ मिलेगा। अब बचपन से ही इनके रूट्स में रट्टा रट्टा मारना डाला है कि भैया आप ये रट लो पास हो जाओगे, इतने क्वेश्चन कर लो आप पास हो जाओगे। तो वो कहाँ से एक ग्लोबल लेवल को कॉम्पीट करेंगे। आप कोई भी सेक्टर लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, आप कोई भी सेक्टर ले लो, आप रिसर्च ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, एरोस्पेस ले लो, या कोई भी आप फील्ड में लो जहाँ पे चाइना आगे है। उसको अगर इंडिया को चाइना को कॉम्पीट करना है तो उसको बहुत सारे सेक्टर्स में सुधार करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा बहुत इंडिया और चाइना के एजुकेशन रिगार्डिंग हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बी कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत, हमारे चैनल के साथ बने रहिए।